हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें लेकर आया हूं, तो आइए शुरू करते हैं। मारथोमा सीरियन चर्च के शीर्ष पादरी डॉक्टर जोसेफ मारथोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि कोरोना वायरस का असर भारत पर सबसे अधिक पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन, सरकार के कई प्रयासों और लोगों के संघर्ष के कारण भारत कई और देशों से बेहतर स्थिति में है और भारत का रिकवरी रेट बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, कोविड-19 ऐसी शारीरिक बीमारी है जिससे न केवल जान को खतरा है बल्कि यह अस्वस्थ जीवनशैली की ओर भी ध्यान दिलाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों के संघर्ष ने अच्छे परिणाम दिए हैं, लेकिन अभी यही नहीं रुकना होगा बल्कि अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार धर्म, आस्था, लिंग, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है और उनका मार्गदर्शक भारत का संविधान है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शनिवार को ट्वीट करके कहा कि सरकार के पास कोविड-19 से लड़ने के लिए कोई योजना नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, देश के नए हिस्सों में कोविड-19 तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इसे हराने के लिए कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्होंने समर्पण कर दिया है और महामारी से लड़ने में असमर्थ हैं। शतरंज सिखाने वाली अनुराधा बेनीवाल अपने वक्त को ब्रिटेन और भारत के बीच में बांटती हैं। वो अलग अलग महाद्वीपों में मौजूद छात्रों को शतरंज सिखाती हैं। लंदन के महंगे स्कूल से लेकर भारत के दूर दराज के इलाके में रहने वाले गरीब बच्चों तक उनके यहाँ हर तरह के बच्चे सीखते हैं। लेकिन कोविड-19 ने उनके लिए स्थितियां पूरी तरह से बदल दी हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद डिजिटल साधनों तक पहुंच में बड़ी असमानता भारत में शिक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। बेनीवाल बताती हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस ने शिक्षाविदों को नए सिरे से सोचने और मौजूदा शैक्षिकी नीतियों को फिर से तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया है। वो कहती हैं, मैं लंदन में अधिकतम 8 छात्रों के लिए जूम क्लास लेती हूँ। यहाँ ज्यादातर बच्चों के पास अपने कमरे हैं, उनके पास तेज रफ्तार इंटरनेट, लैपटॉप और टैबलेट्स जैसे मल्टीपल स्क्रीन हैं और ये तकनीक से अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए जब लॉकडाउन हुआ तो स्कूल कॉलेजों के दरवाजे भी बंद हो गए। भारत के प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक के 33 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी घर पर बैठ गए। महामारी और लॉकडाउन का असर भारत समेत दुनिया भर के लगभग 70% छात्रों पर पड़ा है। पर अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है तो स्कूलों को भी अगस्त के महीने के बाद खोलने की तैयारी है। इस दौरान मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। जब बदले माहौल में स्कूल खुलेंगे तो पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। भारत के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं तब तक ऑनलाइन क्लास के जरिए उनके स्कूल घर तक पहुंच गए हैं। क्या ई लर्निंग क्लासरूम का विकल्प हो सकता है? इस सवाल पर मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि इसके अलावा फिलहाल कोई और विकल्प नहीं है। छात्रों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती, उससे बेहतर है कि घर बैठे बैठे उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा, हमारे शिक्षा मंत्रालय ने घरों पर बच्चों को एक साथ ऑनलाइन शिक्षा देने की कोशिश की है। हमने बच्चों को निराश नहीं होने दिया है, अभिभावकों को परेशान नहीं होने दिया है। आज अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर बच्चों को संवार रहे हैं। भारत चीन के मध्य जारी सीमा विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास जिस तरह से घेराबंदी कर रखी है, उसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वे जल्द वापस लौट जाएंगे। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार अपनी एयरफोर्स को तैनात कर रखा है। ऐसे में उनके तरफ से किसी भी हरकत का फौरन माकूल जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जो चीन के किसी भी फाइटर जेट को कुछ सेकंड्स में तबाह कर सकता है। एक सरकारी सूत्र द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि सेक्टर में बढ़ते बिल्डअप के बीच इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं ताकि चीनी एयरफोर्स या प्लाचॉपर्स की किसी गलत हरकत से निपटा जा सके। गौरतलब है कि पिछले 2 हफ्तों में चीनी एयरफोर्स ने सुखोई 30 और अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को लैक के उस पार तैनात किया था, जो लैक के पास 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरते नजर आए थे। ऐसे में चीन के इरादे भांपते हुए भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का फैसला किया गया। इस अलावा भारत ने सर्विलांस में जो कमी थी उसे दूर कर लिया है और अब कोई इलाका सुरक्षा बलों की नजर से अछूता नहीं है। पिछले महीने की शुरुआत में जब चीनी सेना ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ शुरू की, तभी IAF ने Su-30 MKI को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भेज दिया था। सूत्रों ने बताया कि चीनी हेलीकॉप्टर्स अपने दावे वाले क्षेत्रों में बार बार आ रहे हैं। वे गलवान घाटी में एक कंस्ट्रक्शन साइट तक भी आते हैं। बतौर रिपोर्ट्स, मौजूदा तनाव वाले सभी स्थानों पर चीनी विमान उड़ रहे हैं, जिनमें दब सेक्टर नॉर्थ, गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और 17A के अलावा पेंगोंग असोफिंग 3 इलाके के नजदीक उड़ रहे हैं।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड भी लॉन्च करेगा। इसके लिए सैमसंग ने पर्सनल फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ पार्टनरशिप की है। नॉर्थ अमेरिका में सैमसंग पे के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर सांग अहन ने एक ब्लॉग पोस्ट में यह जानकारी दी है। अभी कंपनी सैमसंग पे के नाम से मोबाइल पेमेंट सेवा देती है। उन्होंने कहा कि यह डेबिट कार्ड एक चेकिंग अकाउंट से लिंक होगा। यह एक प्रकार का कैश मैनेजमेंट अकाउंट होगा। इससे सैमसंग पे के ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलेगा। सैमसंग अपनी पेमेंट सर्विस सैमसंग पे को बढ़ाना चाहती है ताकि ग्राहकों को खरीदारी में मदद मिल सके। हालांकि यह कार्ड कैसे काम करेगा इसके बारे में अभी कंपनी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है। सांग ने कहा है कि आने वाले सप्ताहों में इस कार्ड के बारे में कंपनी की ओर से विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सैमसंग को पेमेंट सेक्टर में गूगल और ऐप से कड़ी टक्कर मिल रही है। यह दोनों कंपनियां समान सॉल्यूशन उपलब्ध करा रही हैं। एप्पल अभी तक बाजार में एप्पल पे और एप्पल कार्ड के जरिए कस्टम पेमेंट सॉल्यूशन उपलब्ध करा रही है। गूगल भी फिजिकल और वर्चुअल डेबिट कार्ड लाने की तैयारी कर रहा है। गूगल इस समय अपना वर्चुअल डेबिट और क्रेडिट कार्ड विकसित कर रहा है जिसे ग्राहक मोबाइल फोन या ऑनलाइन खरीदारी करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। मनोज बाजपेयी जब अपनी फिल्म भोंसले के रोल के बारे में बता रहे थे तो लगा कि जैसे पार्क की बेंच पर बैठा आदमी आते जाते हर व्यक्ति की जिंदगी पढ़ना चाह रहा हो, अंदाजा लगाना चाह रहा हो कि उसकी कहानी क्या है। भोंसले ऐसी ही एक मराठी पुलिस वाले की कहानी है। एक बीमारी की वजह से उसे रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। उसे नहीं पता कि वो अब क्या करेगा। वो अंदर ही अंदर जूझ रहा है अपनी बीमारी से, अकेलेपन से, उन बुरे सपनों से जहां वो बुरा है, लाचार है और कोई उसकी मदद करने नहीं आता। इस किरदार के बारे में बात करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर उठ रहे सवालों का जिक्र भी होना ही था। उनकी मौत के बाद लोगों ने उनके अकेलेपन, मानसिक प्रताड़ना और नेपोटिज्म पर कई सवाल खड़े किए, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मैंने उनसे सवाल पूछा तो थोड़ा असहज लगे। उनके और उनके प्रोड्यूसर संदीप कपूर के चेहरे के भाव बहुत स्पष्ट थे कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। हो सकता है कि बहुत से इंटरव्यूज में इन्हीं सवालों से उकता चुके हों और अब इन सवालों से आगे बढ़ना चाहते हों। मैंने उनसे पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उसे लेकर वे क्या कहना चाहते हैं। लोग जब गालियां देने लगते हैं तो संवाद के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। गाली देना बंद करिए और सवाल पूछिए। सवाल पूछने के भी कायदे हैं। जितने सालों में ये गाली गलौच शुरू हुआ है, ट्रोलिंग शुरू हुई है, इससे कुछ बदला नहीं है। Realme ने भारत में सस्ते स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा दी है। Realme ने पिछले हफ्ते अपने दो फोन नार्जो 10 और C3 की कीमत बढ़ाई थी। अब कंपनी ने 3 और स्मार्टफोन के दाम में इजाफा कर दिया है। ये 3 फोन Realme 6, Realme C2 और Realme 5S हैं। जानकारी के मुताबिक ऑफलाइन मार्केट में कंपनी इन फोन्स की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा किया है। फोन की नई कीमत 28 जून यानी कल से लागू होंगी। तो चलिए आपको इस खबर के जरिए बता दें स्मार्टफोन की नई कीमत। वहीं Realme ने पिछले हफ्ते नार्जो 10A और Realme C3 फोन की कीमत बढ़ाई थी। Realme नार्जो 10 का 3 GB मॉडल महंगा होकर 8,999 रुपए का हो गया, जबकि Realme C3 का 3 GB मॉडल महंगा होकर 8,999 रुपए और 4 GB मॉडल महंगा होकर 9,999 रुपए का हो गया। वहीं कंपनी ने कुछ दिन पहले ही भारतीय बाजार में अपने बजट स्मार्टफोन नार्जो 10 का 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च किया है। फोन की कीमत 9,999 रुपए है। नया वेरिएंट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, बिहार और महाराष्ट्र के ऑफलाइन स्टोर्स पर बिक्री के लिए भी उपलब्ध होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में अलग अलग उम्र के 26 करोड़ से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। हालांकि कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में हैं। किसी बुरी खबर के आने पर या कुछ काम के बिगड़ जाने पर जब हम ये कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, वो दरअसल डिप्रेशन नहीं, उदासी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डिप्रेशन एक आम मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है। लगातार दुखी रहना और पहले की तरह चीजों में रुचि नहीं होना इसके लक्षण हैं। WHO के मुताबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर डर और घबराहट के लक्षण वाली एक मानसिक बीमारी है। इसके कई प्रकार हैं। डिप्रेशन के शिकार कई लोगों में एंग्जाइटी के लक्षण भी होते हैं। बोलचाल की भाषा में समझाते हुए डॉक्टर पूजा शिवम कहती हैं, सुशांत सिंह राजपूत की खबर सुनने के बाद हम सब उदास थे। कुछ लोग कुछ घंटों के लिए उदास रहेंगे, कुछ लोग कुछ दिनों तक उदास रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगी। ये डिप्रेशन नहीं है। उनके मुताबिक कुछ लोगों को कई चीजों से घबराहट होती है, किसी एक चीज पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। ये एक मानसिक स्थिति है जब आप खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं। इसे एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन जब आप होपलेस महसूस करने लगते हैं, यानी कि आप अपने भविष्य से उम्मीद खो बैठते हैं, तो इस मनोस्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि जिसे एंग्जाइटी है वो डिप्रेशन में भी है या डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति को एंग्जाइटी की शिकायत भी हो, लेकिन एंग्जाइटी से डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन से भी एंग्जाइटी की शिकायत हो सकती है।
लॉकडाउन लगने और हटने के बीच भारत के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में से एक कौन बनेगा करोड़पति अपनी पंचलाइन लॉक किया जाए के साथ लोगों का मनोरंजन करने की तैयारी में है। कोरोना वायरस और उससे जुड़ी पाबंदियों के बीच सोनी ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार प्रतियोगी टीवी चैनल की ऐप के जरिए ऑडिशन देंगे और पहले दौर की इंटरव्यू वीडियो कॉल से होगी। इसका प्रोमो आपने शायद देखा होगा जो अमिताभ बच्चन के घर पर उन्होंने अपने कैमरे से शूट कर भेजा है। फिल्में हो, थिएटर हो या फिर टीवी और संगीत हो, आने वाले समय में मनोरंजन का ऐसा ही नया चेहरा देखने को मिलेगा। देखिए कोरोना वायरस कैसे बदल रहा है मनोरंजन की दुनिया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।